नमस्कार साथियों, आज हम संधि पार्ट 2 में व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। देखिए, व्यंजन संधि क्या होती है। जब व्यंजन का किसी व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब जैसा कि आपने स्वर संधि में देखा था, स्वर संधि में क्या था कि स्वर का स्वर के साथ मेल होता था, बट यहाँ पर व्यंजन का व्यंजन से और स्वर से मेल होता है। यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन होता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन अथवा स्वर होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो जब इन व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक घोष या सघोष ध्वनियां और दूसरा अघोष ध्वनियां। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि सघोष ध्वनियां क्या होती हैं और अघोष ध्वनियां क्या होती हैं। सघोष ध्वनियां वे हैं जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय श्वास वायु गले से निकलते समय स्वर तंत्रों में कंपन पैदा करती है, उन ध्वनियों को घोष या सघोष ध्वनियां कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु फेफड़ों से होती हुई बाहर निकलती है और स्वर तंत्रों से टकराती है। तो जब कभी भी स्वर तंत्रों से टकराने में कंपन पैदा होता है तो उन ध्वनियों को घोष या सघोष ध्वनियां कहा जाता है। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवे व्यंजन तथा य, र, ल, व और ह सघोष हैं। यानी वर्ग आप देखिए हम किन वर्गों की बात कर रहे हैं, जैसे कि क वर्ग का ग, घ और अंग, च वर्ग का ज, झ और न्य। ये सभी आप देख रहे होंगे, जैसा कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन सभी के ये सभी तृतीय, चतुर्थ यानी तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वह सघोष है। इनके अतिरिक्त सभी स्वर भी सघोष हैं। और स्वर क्या है? अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी स्वर हैं। आपने हमारे एक वीडियो स्वर, जिसमें सभी स्वरों की विस्तार से जानकारी दी गई है, उसमें भी पढ़ा होगा कि स्वर क्या होते हैं। तो जितने भी स्वर होते हैं वे भी सघोष ही होते हैं। अब आप देखिए कि अघोष ध्वनियां क्या होती हैं। अघोष ध्वनियों में जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता वे अघोष ध्वनियां होती हैं। तो वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन तथा विसर्ग अघोष ध्वनियां हैं। अब पहले और दूसरे व्यंजन कौन से हैं? तो जैसे क वर्ग का क और ख, ये पहला और दूसरा व्यंजन है। जैसा कि आप देखिए स्पष्ट है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी के ये सभी पहले व्यंजन है और ये सभी दूसरे व्यंजन हैं। तो पहला और दूसरा ये दोनों ही अघोष ध्वनियों में आते हैं और विसर्ग भी अघोष है। अब हम व्यंजन संधि के नियमों की चर्चा करेंगे, नियमों को विस्तार से देखेंगे। पहला नियम है यदि अघोष व्यंजन, और वे कौन कौन से हैं? अघोष यानी कि वर्ग का प्रथम वर्ण यानी प्रथम वर्ण व्यंजन। तो क वर्ग का क प्रथम व्यंजन है। इसी प्रकार च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त और प वर्ग का प। इनके पश्चात यदि कोई स्वर आता है अथवा घोष व्यंजन, घोष व्यंजन कौन से होते हैं? जो अपने वर्ग के तृतीय यानी तीसरे, चौथे और
पांचवें वर्ण होते हैं। तो जैसे देखिए ग, ज, ड, द और ब, ये सभी जो व्यंजन आप देख रहे हैं ये इन सभी वर्गों के तृतीय वर्ण है, यानी तीसरे वर्ण है। क का क वर्ग का क प्रथम वर्ण है, तो ग तीसरा व्यंजन है। इसी प्रकार च वर्ग का च प्रथम व्यंजन है, तो ज तृतीय यानी तीसरा व्यंजन है। तो अगर ये आते हैं तो अघोष सघोष में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात क, च, ट, त और प अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार से इनका परिवर्तन होता है। क ये अपने वर्ग का पहला व्यंजन है, यानी पहला वर्ण है, और जमा अ, इसके सामने आप देखिए कि क्या आया है, अ यानी स्वर आया है। तो नियमानुसार अब आप नियम पे हम वापस चलते हैं। आप नियम में देखिए, यदि अघोष व्यंजन, अघोष यानी क, क के बाद यदि कोई स्वर आए तो क अपने ही वर्ग के तृतीय व्यंजन में यानी तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा व्यंजन कौन सा है, ग, यानी कि क ग में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए फिर से उदाहरण में देखेंगे कि दिक जमा अंबर, यानी ये क ये अपने वर्ग का प्रथम व्यंजन है और इसके बाद अ आया है, यानी दूसरे शब्द की शुरुआत में या प्रारंभ में स्वर है, इसलिए क अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में अर्थात ग में परिवर्तित हो गया। तो यह हुआ दिक जमा अंबर दिगंबर। इसी प्रकार वाक जमा ईश वागीश, यहाँ पर भी इसी प्रकार से परिवर्तन हुआ है। क जमा ई होने पर क के स्थान पर ग का प्रयोग हुआ है और ई की उसमें मात्रा लगाई गई है। आगे देखिए षट जमा आनन यानी षडानन, जगत जमा ईश जगदीश, जगत जमा गुरु जगत गुरु, और सुख जमा अंत सुबंत। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो ग है, ये गी है, ये डा है, ये दी है और यहाँ पर ये ब है। ये सभी यहाँ पर आप देखेंगे तो इन सभी में यानी अंबर, ईश, आनंद, ईश और अंत, इन सभी का प्रारंभिक यानी प्रारंभ में सब जगह स्वर है, इसलिए स्वर इन व्यंजनों में जुड़ गया है। इसलिए यहाँ पर ये सभी आप देख रहे होंगे, गी यानी ग में ई स्वर जुड़ा है, ड में यहाँ पर स्वर आ की मात्रा लगी है, यहाँ पर द में बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो ये मिलकर के दी बना है। इसी प्रकार ब में भी अ जुड़ गया है, इसलिए ये पूरा ब बन गया है। लेकिन जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि त, ये आधा त है, इसके सामने यानी दूसरे शब्द का जो प्रथम शब्द है या पहला शब्द है वह ग है, यानी कि यह व्यंजन है, स्वर नहीं है। इसलिए ये जो त है ये जब द में परिवर्तित होता है तब भी आधा ही लिखा जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जगत गुरु, ये आप द देख रहे होंगे, द में हलंत लगा हुआ है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आधा लिखा हुआ है। दूसरा नियम देखिए, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात कोई पंचम वर्ण अथवा नासिक्य व्यंजन आए तो वह प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब ये हम इस पर चल रहे हैं। अब आप देखिए ये जो क वर्ग है, क वर्ग का ये
अंतिम वर्ण है यानी पंचम वर्ण है, जिसको हम नासिक्य भी कहते हैं। ये सभी आप देख रहे होंगे च वर्ग का अंतिम वर्ण है। ये न्य, ये अंग, ये ण, न और म, ये सभी नासिक्य हैं। अब हम वापस उस नियम पर चलते हैं। देखिए, तो यदि प्रथम वर्ण के पश्चात यानी पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह अगर किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये क है यानी क वर्ग का ये प्रथम वर्ण है, और उसके पश्चात यदि पंचम वर्ण अथवा नासिक्य व्यंजन आए तो ये जो प्रथम वर्ण है ये नासिक्य व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। देखिए किस प्रकार से, वाक जमा मय। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो क है ये प्रथम वर्ण है यानी क वर्ग का प्रथम वर्ण है, और उसके पश्चात दूसरे शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण है वह क्या है, वह मय है। तो इसलिए इस क को इसी के यानी क वर्ग के ही पंचम वर्ण में परिवर्तित कर दिया गया है, और इसका क वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, अंग। तो यहाँ पर अंग लगेगा, इसलिए ये क्या है, वांग्मय। ये जो वाग जमा मय मिल करके बना वांग्मय। इसी प्रकार षट जमा मास, तो ये ट अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हुआ और वह क्या है, ण। तो चूंकि ये जो ट है वो आधा है यानी स्वर रहित है, इसलिए जब ये यण में ण में परिवर्तित होगा तो भी ण भी आधा ही लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्षण मास। इसी प्रकार देखिए जगत जमा नाथ, जगन नाथ। ये जो त है ये अपने वर्ग के अंतिम वर्ण यानी न में परिवर्तित हुआ है, और चूंकि यह आधा है यानी स्वर रहित है, इसलिए जब त का न हुआ तो वह भी आधा ही लिखा गया। कभी कभी स्थिति उल्टी भी होती है यानी विपरीत भी होती है इससे। यदि पंचम वर्ण के बाद प्रथम वर्ण आए तो पंचम वर्ण अपने बाद आए प्रथम वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाए। अब देखिए इसका उदाहरण है म जमा त। ये जो म है ये पंचम वर्ण है, इसके पश्चात ये त प्रथम वर्ण आया है, तो ये जो त है ये अपने वर्ग के अंतिम व्यंजन यानी पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। माफ कीजिए, ये जो म है ये इस वर्ण के प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, और यह होता है सम जमा तोष। तो ये जो मैं है ये न में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा संतोष। इस संतोष को हम न आधा इस प्रकार भी लिख सकते हैं और अनुस्वार रूप में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार म जमा च मिल करके बना सम। ये इसका ये उदाहरण है सम जमा जय। फिर से ये देखिए आप मैं है और मैं के पश्चात च वर्ग का प्रथम व्यंजन है, इसलिए इस म के स्थान पर च वर्ग का अंतिम व्यंजन जो कि न्य है वह लग जाएगा, अर्थात म के स्थान पर न्य का प्रयोग किया जाएगा, तो यह मिलकर के बनता है संचय। अब अगला नियम देखिए, यदि शब्द के अंत में त हो यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि त है और उसका मेल श से हो तो त च में बदल जाता है तथा श का छ हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि यह हमने किया है त जमा श, इसको जब मिलाया तो त का ये च हुआ है और श का छ हुआ है। त चूंकि आधा व्यंजन है, स्वर रहित है, इसलिए इसके स्थान पर हमने आधा च लिखा है, और श भी आधा है
इसलिए इसके स्थान पर हमने छ स्वर रहित ही लिखा है। अब देखिए किस प्रकार से शब्द बनता है। उत जमा श्वास, यहाँ पर आप देख रहे होंगे त के स्थान पर हमने च नियमानुसार च का प्रयोग किया, और ये जो श है तो श के स्थान पर हमने छ का प्रयोग किया है, और यह शब्द बन गया है उच्छ्वास। उसी प्रकार से उत जमा शिष्ट, इसमें भी त के स्थान पर च और श के स्थान पर छ का प्रयोग किया गया है, और ये जो ई की मात्रा है, ई की मात्रा हमने इसमें फिर से लगा दी है, तो यह शब्द बन गया उच्छिष्ट। अगला नियम देखिए, यदि त और द के बाद च वर्ग का व्यंजन आए तो त और द च वर्ग के व्यंजन के अनुरूप हो जाते हैं। देखिए उदाहरण से हम इसको अधिक स्पष्ट करेंगे। त जमा च, अब ये आप च देख रहे होंगे, तो इसको भी हम, चूंकि नियम ये कहता है हमारा कि देखिए च वर्ग के व्यंजन के अनुरूप हो जाते हैं, यानी दूसरे शब्द का यदि प्रथम वर्ण च है तो च ही, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी च ही हो जाएगा। यदि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण च छ, यदि छ है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी छ में ही परिवर्तित होगा। ये आप उदाहरण में देखिए, सत जमा चिदानंद, ये आप देख रहे होंगे कि त वर्ग है वो च वर्ग के अनुरूप परिवर्तित हुआ है, यानी कि देखिए आप त को हमने च वर्ग के अनुरूप ही यानी च में ही बदल दिया है, और शब्द बना है सच्चिदानंद। इसको हम सच्चिदानंद इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सत जमा चरित्र, इसमें भी त का हमने च बनाया है, तो शब्द बन गया है सच्चरित्र। और उसी प्रकार उत जमा चारण उच्चारण। अब एक उदाहरण ये है त जमा ज। अब जैसा कि हमने नियम पढ़ा है कि जो वर्ण यहाँ पर होगा तो उसके अनुरूप ही हम इसको भी परिवर्तित कर देंगे, यानी अगर ज है तो हम इसको भी ज ही बनाएंगे। जैसे कि उदाहरण हमारे सामने है, सत जमा जन मिलकर के बना सज्जन। उत जमा ज्वल मिलकर के बना उज्ज्वल। अब आप देख रहे होंगे त इसमें आधा है यानी स्वर रहित है, तो त के स्थान पर जो हमने ज लगाया वह भी हमने आधा ही लगाया है, और यहाँ पर जो ज है वह भी स्वर रहित है, इसलिए यहाँ पर ज की स्थिति समान है, यानी ज भी आधा ही लिखा हुआ है। इस प्रकार शब्द बनता है उज्ज्वल। अब नीचे देखिए द जमा ज। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो द है ये त वर्ग का ही व्यंजन है, लेकिन इसका जो सामने वाला यानी इसके बाद वाला जो व्यंजन है वह ज है, तो ये जो द है ये ज के अनुरूप ही परिवर्तित होगा, यानी ज में ही परिवर्तित होगा। तो देखिए इसका उदाहरण, विपद जमा जाल मिल करके बना विपद जाल। अगला नियम देखेंगे, यदि त वर्ग के बाद ट वर्ग हो तो त वर्ग का व्यंजन ट वर्ग के व्यंजन में बदल जाता है। अब आप देखिए कि त वर्ग के बाद यदि ट वर्ग हो, अब आप उदाहरण में देख रहे होंगे कि ये वृहद है, ये जो द है ये त वर्ग का व्यंजन है, त वर्ग का तीसरा वर्ण है, और जो दूसरा शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है वह है ट। तो नियमानुसार ये जो द है यह भी ट में ही परिवर्तित हो जाएगा, और यह लिखा जाएगा वृहद टीका। इसी प्रकार त जमा ड, तो इसका उदाहरण है उत जमा डयन। तो आपने देखा
कि त के पश्चात ड है, तो इस त को भी हम ड में ही परिवर्तित कर देंगे और शब्द बनेगा उड्डयन। यदि त के बाद ल हो तो त का ल हो जाता है। ये हमारा पूर्व वाला जो नियम है इसी के अनुसार यह आगे नियम है। यदि त के बाद ल हो तो त का ल हो जाता है। जैसे देखिए त जमा ल, यहाँ पर ल ये लिखा हुआ है और हमने इस त का भी ल बनाया है। क्योंकि त आधा है यानी स्वर रहित है, इसलिए जब यहाँ पर ल लिखा है वह भी स्वर रहित लिखा है यानी आधा ही लिखा है। तो इसका उदाहरण है तत् जमा लीन मिलकर के बना तल्लीन। उत जमा लेख मिलकर के बना उल्लेख। यदि त के बाद न हो तो त भी न हो जाता है। जैसे उत जमा नत उन्नत, यानी इस त का भी न बनाया गया है। और चूंकि त न है यानी त है, वह त वर्ग का प्रथम वर्ण है, इसलिए त का न जब बनेगा वह भी आधा ही बनेगा, इसलिए यह हुआ उन्नत। अगला नियम देखेंगे। सघोष व्यंजन के बाद अघोष व्यंजन आए तो सघोष का अघोष हो जाता है। जैसे द जमा क, ये बना द का हमने त कर दिया, यानी द अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन है तो यह अपने प्रथम में यानी प्रथम व्यंजन में परिवर्तित हो गया। परिवर्तित होकर के यह हुआ त और क अपने स्थान पर है। तो उदाहरण है आपद जमा काल मिलकर के बना आपत्काल। सद जमा कार मिलकर के बना सत्कार। यदि म के बाद ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, श, स, ह, अथवा अंतस्थ व्यंजन जो है य, र, ल, व, इनमें से कोई भी व्यंजन यदि म के बाद आता है यानी ऊष्म व्यंजन में से और अंतस्थ व्यंजन में से यदि कोई भी व्यंजन आता है तो मैं अनुस्वार यानी बिंदु में बदल जाता है। देखिए उदाहरण सम जमा शय, यहाँ पर श यह ऊष्मस्थ व्यंजन है, इसलिए इस म का हमने अनुस्वार बना दिया तो मिलकर के बना सम जमा शय मिलकर के बना संशय। इसी प्रकार सम जमा सार मिलकर के बना संसार। सम जमा वाद मिलकर के बना संवाद। सम जमा योग मिलकर के बना संयोग। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि व और य ये दोनों अंतस्थ व्यंजन है। तो नियम अनुसार यदि म के बाद अगर अंतस्थ व्यंजन आएगा तो मैं को हम अनुस्वार रूप में परिवर्तित कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। अगला नियम देखिए। यदि पद के अंत में स्वर हो और उसके बाद दूसरे पद के आरंभ में छ व्यंजन हो तो छ के पूर्व च और जुड़ जाता है। तो अब आप यहाँ पर देख लेंगे कि पहला जो पद है यानी पहले शब्द का जो पद है वह है आ, इसके पश्चात छ आया है तो हम नियम अनुसार छ से पूर्व च जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पर इसको मिला करके लिखा है आच्छादन। इसी प्रकार अनु जमा छेद मिलकर के बना अनुच्छेद। इसी प्रकार परि जमा छेद मिलकर के बना परिच्छेद।
इनमें भी आप देख रहे होंगे ये जो अंतिम वर्ण है यह क्या है, यह है स्वर, और स्वर के पश्चात यह छ आया है, इसलिए छ से पूर्व में हमने च को जोड़ा हुआ है। इसमें भी हमने च जोड़ा हुआ है। अगला नियम है, यदि पूर्व शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद वाले शब्द का पहला व्यंजन स हो तो स का श हो जाता है। जैसे देखिए नी जमा सिद्ध, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ई की मात्रा है, तो ई इसका अंतिम वर्ण है और वह स्वर है, और इसके पश्चात यहाँ पर ये स है जो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है। तो नियम अनुसार ये जो स है ये इस श में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए नी जमा सिद्ध मिलकर के बना है शब्द निषिद्ध। इसी प्रकार वी जमा सम मिलकर के बना है विषम, और सु जमा सुप्त मिलकर के बना है सुषुप्त। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स लिखिए, और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें। धन्यवाद।